तो यार आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग और मैंने अपनी लाइफ के 2-3 साल के एक्सपीरियंस में ना जाए कितने ही दोस्त, कितने ही बैचमेट, कितने ही जूनियर ऐसे देख लिए जो यार अपनी नीट प्रिपरेशन डेज में स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन लास्ट के 6 महीने अपनी सारी एनर्जी इस तरीके से चैनलाइज करते हैं, इस तरीके रूटीन फॉलो करते हैं, इस तरीके प्लानर बनाते हैं, इस तरीके टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि यार वो लास्ट में नीट एग्जाम में 680-690 नंबर लेके आते हैं। मेरा खुद का दोस्त है जयंत मौर्य, वो यार वो ऐसा बंदा है जो टिपिकली राजस्थानी विलेज से बिलोंग करता है। नीट के 6 महीने पहले तक उसे ये तक नहीं पता था कि नीट का पेपर 720 नंबर होने वाला है, उसे ये तक नहीं पता था कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, उसे ये तक नहीं पता था कि 180 नहीं 200 क्वेश्चन आते हैं। यार वो बंदा सिर्फ ये मान के चल रहा था कि नीट एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है जो उसे स्कूल टीचर ने बताया था, और वो 11th क्लास में पूरी स्कूल की कन्वेंशनल पढ़ाई करता है, 12th क्लास में स्टार्टिंग कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन कहता है कि यार ओम भाई मैं स्टार्टिंग के महीने तो कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहा था, लेकिन लास्ट के 6 महीने मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे नीट निकालना है तो मुझे एक प्रॉपर प्लानर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। वो पेपर पेन उठाता है, वो पेपर पेन में उठा करके शेड्यूल बनाना चालू करता है, उसे किस तरह से पढ़ना है। वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग के 5 महीने सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान के लास्ट का 1 महीना उसने मॉक टेस्ट और रिवीजन में ध्यान दिया, 11th क्लास रिवाइज किया, स्टार्टिंग के 5 महीने 12th क्लास रिवाइज किया, पेपर पढ़े, पेपर देने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन की हर चीज कंपाइल करी स्टार्टिंग के 5 महीने, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चालू किया। और पता है नीट में उस बंदे के 695 नंबर आए और आज वो एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा है। तो यार वो हर एक चीज जो तुम्हें करनी होगी आज से लेकर के वो 5 मई तक, वो हर एक टाइम टेबल जो तुम्हें फॉलो करना होगा, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, जिस तरीके से तुम 680 नंबर ला सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ। और पता है इस चीज की गारंटी मैं ये देता हूँ कि अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो, अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो कि तुम्हें 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो कि तुम्हें सुबह उठ करके रजाई से निकल करके टेबल में बैठना होगा, अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो और इस चीज को मेरे बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो यार दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें 680-690 नंबर लाने से रोक सके। यार एम्स तो मिल ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ 700 नंबर के ऊपर एम्स मिलता है यार। एम्स देखिए, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, इतने सारे एम्स हैं। 650, 660, 600 नंबर। पेपर गंदा क्या है तो 650, पेपर अच्छे क्या तो 690 नंबर आएंगे यार। लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि यार तुम सिलेक्शन तो लेकर रहोगे, क्योंकि एक बार ठान लेते हैं ना, लेकर रहोगे। सिलेक्शन मिलेगा ये सवाल गलत है, सिलेक्शन मिलेगा ये क्या होता है, सिलेक्शन लेके रहेंगे, खुद के अंदर सिलेक्शन लेके रहेंगे, सीट मेरी है मैं लेकर करूंगा, ये चीज दिमाग के अंदर आनी चाहिए। अब देखते हैं कि यार किस तरीके से फॉलो करें। सबसे पहला मेरा टाइम टेबल कि मैं क्या करता था। तो भाई मैं सुबह 6 बजे उठता था, 6 से 7 के बीच में वॉकिंग रिवीजन होता था। अगला चीज मैं 7 बजे के बाद 2 घंटे का सिटिंग लगाता था, उसके बाद रेस्ट लेकर फिर 3 घंटे की सिटिंग लगाता था, फिर दोपहर आ जाता था, दोपहर में सोता था। तो मतलब दिन के फर्स्ट हाफ में जब हल्का सा भी अंधेरा नहीं हुआ, स्टार्टिंग के 5 घंटे में पड़ चुका होता था। 5 घंटे की सिटिंग अगर तुम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लगा लोगे ना, अगला जो पार्ट ऑफ द डे है तुम्हारा इतना ज्यादा मोटिवेटेड जाएगा कि यार तुमने दिन स्टार्ट होते ही 5 घंटे पढ़ लिए, इट्स अ बिग डील। तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है स्टार्टिंग के 5 घंटे, आगे का दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा। उसके बाद मैं सोता था। एक दिन के अंदर मैंने 2 दिन निकाले, अगला सोने के बाद जो भी टाइम होता था पूरा रिफ्रेश्ड मूड से एक नया दिन चालू हो जाता था। एक दिन के अंदर किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज किया। पहला दिन, एक दिन के अंदर पहला दिन 5 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन के अंदर पहले दिन के अंदर तुम 3 घंटे पढ़ाई करोगे, तीसरी सीटिंग के अंदर, फिर चौथी सीटिंग के अंदर 3 घंटे। तो टोटल मैं 3 सीटिंग लगाता था 3 घंटे के, और एक सीटिंग लगाता 2 घंटे के, टोटल 14 घंटे पढ़ता था। काफी हेक्टिक सा फील हो रहा होगा। अगर ये देख के तुम्हारे अंदर से निकल गया ना कि यार मैं 15 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आई एम सॉरी, नहीं होने वाला। मुझे माफ कर दो, नहीं होने वाला। यही तरीका है, क्योंकि तरीका है, कठिन है। एक तरीका है हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, लेकिन 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, वो बेयर मिनिमम है मेरे भाई। अगर इतना कर लिए तो हो जाएगा। अब चीज आती है कि यार क्या हमें सेम टू सेम फॉलो करना है, तो यार जवाब है नहीं, सेम टू सेम फॉलो नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप लाइफ में कि यार तुम सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम फिक्स करो। अगर तुम ये 2 टाइम को फिक्स कर लेते हो ना, सुबह उठने का, रात को सोने का, तो उसके बाद तुम्हारा एक चीज शेड्यूल रूटीन बन जाएगा कि सुबह इतने बजे उठ रहे हो, रात को इतने बजे सो रहे हो, दिन में इतने घंटे पढ़ रहे हो। इसके बाद तुम फॉलो करना चालू करोगे कि तुम एक रफ फ्रेमवर्क बनाओगे कि यार मुझे सुबह उठ करके 3 घंटे की सेटिंग लगानी है, 2 घंटे की सेटिंग लगानी है, फिर घूमने जाना है दोपहर को, फिर इसके बाद 3 घंटे, फिर से 4 घंटे, फिर से एक एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम, इस तरीके से सेट करोगे। मैं नहीं कह रहा कि सुबह ब्रश करो 4:45 में, इतने इतने, ये कुछ काम का नहीं है। इस तरीके टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ये तो गलत तरीका है। ऐसा कोई भी एम्सोनियन मैं नहीं जानता जो इस तरीके टाइम टेबल बनाया हो, तो मैं क्यों तुम्हें रिकमेंड करूं। भाई तरीका यही है कि तुम सुबह उठने का, रात को सोने का टाइम फिक्स करो, फ्रेमवर्क बनाओ। एक रफ फ्रेमवर्क बनाने के बाद लेक्चर देखना चालू करो। अब एक चीज आती है कि यार जब
ऐसा तो नहीं है कि मैं टॉपर हूँ तो मैंने मक्कारी नहीं करी, ऐसे कई दिन थे कि जब मैं नहीं पढ़ा मैंने मक्कारी करी। लेकिन पता है जिस दिन मैं मक्कारी करता था उस दिन मुझे रात को सोने से पहले एक चीज़ याद आती थी अपने टीचर की। तुम्हें पता है मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था ना, उस कोचिंग में जो मेरा टेबल था, जो मेरा कह सकते हो मेरा पूरा बैच था, उस बैच में मुझे नहीं पता 2 से 3 हज़ार बच्चे थे। ऑनलाइन कोचिंग था मैं, 2 से 3 हज़ार बच्चे थे। 2 से 3 हज़ार बच्चों में से मात्र मैं हूँ जो आज एम्स दिल्ली पहुँचा हूँ, और ऐसे बहुत ही कम बच्चे थे जिनके 600 के ऊपर नंबर आए थे। पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर ने एक लाइन कही थी, वो लाइन थी डेली का काम डेली। जो व्यक्ति डेली का काम डेली करता है उस व्यक्ति को सफल होने से इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है। अगर तुम्हें जो मैं डेली का काम डेली बता रहा हूं तुम अगर ये कर लेते हो, दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक सके। पेपर अच्छा जाएगा, 600 से नंबर आएंगे। अगर तुम डेली का काम डेली करते हो, मक्कारी मत करो, डेली का काम डेली करो, जितना बोला गया उतना उतना पढ़ो, सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद आते हैं कि बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से करना है। तो देखो भाई, कुछ लोग कहेंगे बायोलॉजी के अंदर वन शॉट देखो, कुछ लोग कहेंगे नहीं देखो। मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने जो चीज़ निकाली है ना, मैंने अपने दोस्तों से पूछी, और ये सारे दोस्त हैं मेरे, सारे एम्सोनियन है, उन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस करी है और रैंक्स लेने के बाद यहाँ आए हैं। तो यार सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, ये जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियो और इकोलॉजी। ये सारे चैप्टर के तुम्हें वन शॉट नहीं देखने। इन चैप्टर के अंदर तुम्हें मैं डेज अलॉट कर रहा हूँ। इसको 4 दिन, इसके 5 दिन, इसके 6 दिन, इसके 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इस तरीके से डेज अलॉट कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ चैप्टर आते हैं जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सिलेबस से हट गया, उसे नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोशन, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे के वन शॉट देखना है। अब अगली चीज आती है कि वन शॉट में कैसे हो जाएगा, क्या है। देखो भाई, वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि तुम बेड में लेट जाओ और मोबाइल देख रहे हो। ये वन शॉट देखने का तरीका नहीं होता। मैंने खुद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मनीष दुबे सर के वन शॉट देखे थे, और वन शॉट 3 घंटे के होते हैं, 3 से 4 घंटे के वन शॉट होते हैं। तुम टेबल कुर्सी में बैठोगे, टेबल कुर्सी में बैठने के बाद एनसीईआरटी बगल में खोलोगे, एनसीईआरटी बगल में खोलने के बाद सिर्फ टीचर जो कह रहा है उस पर ध्यान दोगे, नोट्स नहीं बनाओगे। उसके बाद उस वन शॉट का जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड करोगे, जहां से भी डाउनलोड होता है। फिर उस पीडीएफ और अपनी एनसीईआरटी को कंपाइल करके दिमाग में फिक्स करोगे। उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ना होता है। वन शॉट का मतलब ये होता है। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि बेड में लेट कर देख रहे हैं, खत्म, इस तरीके से नहीं करना। तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन अगली चीज आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। और ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से एमसीक्यू। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से एमसीक्यू करने के लिए ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट ऑफ दिशा पब्लिकेशन बहुत ही शानदार किताब है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे शानदार चीज कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एनसीईआरटी की लाइन है, वो साथ में उसको वन लाइन का फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि सपोज करो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस, तो साइड में लिख दिया कि नीट 2013, नीट 2014, नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एज अ स्टूडेंट जब हम पहली बार एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली चीज, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, और फिर साइड में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 से है ये क्वेश्चन, तो यार तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला पेज, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, ये वाला पैराग्राफ तुम्हारा वीक है। तुम्हें इस टॉपिक पे फिर से ध्यान देने की जरूरत है। तो तुम्हें ये एक्चुअली लोकलाइज करेगा कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक कहाँ से वीक है। तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर कमांड करने में हेल्प करेगा। और तुम्हें पता है कि क्लास 12 के अंदर, क्लास 11 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 8-9 चैप्टर रिमूव हुए हैं, बायोलॉजी के अंदर कुछ फैमिलीज ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, तो वो सारी चीजें कवर करनी है। तो भाई ये न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, सारी चीजें इंक्लूडेड है। और सबसे शानदार चीज, प्लेंटी ऑफ द क्वेश्चंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जिस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। 2022 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है, हर चीज। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट करना है। अगली चीज आती है ये सारे चैप्टर। इन सारे चैप्टर को तुम अगर डेज अलॉटेड जितना दिया है मैंने इकोलॉजी के अंदर डेज कम किए हैं क्योंकि एनवायरमेंटल शुरू हट चुका है। प्लांट फिजियो के अंदर सिर्फ 6 दिन ये है क्योंकि ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, सारे रटने वाले चैप्टर हट चुके हैं, तो इन चैप्टर को कवर नहीं करना है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये कोई बड़ी चैप्टर हो ही नहीं करते थे क्योंकि 11th क्लास के अंदर थोड़े बहुत आ जाते थे कॉन्सेप्ट, ये हटा दिया, ठीक किया। अगर तुम इस तरीके से प्लानर फॉलो करते हो, सारे डेज को फॉलो करते हो, तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 82 डेज में कंप्लीट होता है। मान लो कि तुमने 8 दिन मक्कारी करे, 90 दिन भी नहीं, मान लो कि तुमने 30 दिन और लगा दिए, 120 दिन। 120 दिन मतलब 4 महीने, 4 महीने मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यार फरवरी तक तुम्हारा बायोलॉजी निपट जाएगा। और सिर्फ निपटेगा नहीं, अगर तुम ढंग से पढ़ते हो ना, तो यार ये इस तरीके से कंपाइल होगा सिलेबस कि तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर 360 नंबर आएंगे। अगर पेपर अच्छा नहीं गया 350, 340 ऐसे आएंगे अगर तुम ढंग से पढ़ते हो। अब ढंग से किस तरीके से पढ़ना होता है वो मैं बताता हूँ। देखो भाई, बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है।
लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी से क्या होगा, मैंने टीचर से पढ़ लिया। मान लो तुमने पॉरीफेरा है बहुत अच्छे से पढ़ लिया किसी टीचर से, लेकिन अगर तुमने किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद उस एनसीईआरटी के पेज को कंबाइन नहीं किया, अगर कंपाइल करके दिमाग में सेट नहीं किया, तो वो एग्जाम में 360 नंबर लाने में दिक्कत आएगी। कैसे? सबसे पहले फाइलम फॉरीफेरा तुम पढ़े। फॉरीफेरा के अंदर मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे 4 चीजें याद आती है। फॉरीफेरा के अंदर 4 चीजें याद करनी है। कौन कौन सी? हैबिटेट याद करना है, मैशर को सेल याद करनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम याद करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करना है। सबसे पहला कि हैबिटेट क्या होता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि जनरली मेराइन होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये भी लिखता है, एनसीईआरटी ये भी लिखता है कि स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ऑल द स्पॉन्जेस आर फ्रेश वाटर? नहीं। क्या ऑल स्पॉन्जेस आर मेराइन? नहीं। क्यों? एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला। मैशर सेल, नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, कोलार सेल। एनसीईआरटी की समरी की लाइन है, कोलार सेल कॉर्नेसॉइड। दूसरी चीज आर्कियोसाइट, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी की लाइन है। स्पॉन्जियन फाइबर स्पाइक्यूल स्केलेटल सिस्टम बनाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। कौन कौन से पार्ट होते हैं जो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एनसीईआरटी में पूरा रूट दे रखा है, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्कुलम। एनसीईआरटी में यूज दे रखे हैं, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, कोलार एक्सपीरियंस और गैसेस। मैंने एकदम ऐसे कर दिया। अगली चीज, कॉर्नेसॉइड कहाँ होते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं, लाइन करते हैं स्पॉन्जोसिल कैनाल को। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा। इस तरीके से अगर तुम एनसीईआरटी को कंपाइल करोगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है जो नीट के अंदर आ जाए जो तुम्हारा ना बने। लोग कह रहे हैं सिलेबस कम हो गया है, पेपर कठिन आएगा, इजी आएगा। यार इजी आए कठिन आए तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और तुम्हें इतना ही नहीं करने की जरूरत है। ये सारे एनसीईआरटी जो मार्क्ड है, हर चीज मैंने खुद से करी है, मेरी खुद की एनसीईआरटी है, ये सारी चीजें मैं डाल रहा हूँ। अब कुछ दिनों से मैं नहीं डाला था क्योंकि मेरे प्रॉफ चल रहे थे। इसके बाद तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज होने के बाद मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें हर वीक का प्लानर दूंगा, वो हर चीज फिर से चालू होगी। लेकिन तुम मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एएमडी को फॉलो करो, वहां जाकर के ज्वाइन करो। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चीज का पैसा नहीं है। और यार ओरिजिनल वाले को ज्वाइन करना, फेक वाले को ज्वाइन मत करना। मैं तुम्हें बायोलॉजी की चीज समझा दी है, बायोलॉजी किस तरीके से कवर करनी है। बायोलॉजी के बाद आते हैं अपन कि तुम्हें केमिस्ट्री किस तरीके से कवर करनी है। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें पता है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, स्टेट्स ऑफ मैटर, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल, ये सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। इन चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैंने हर चीज को अलॉट कर दिया, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल, और मैंने सीक्वेंस में लिखा है। पता है मोल कंसेप्ट पहले करना है, पीरियोडिक टेबल बाद में। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आसान होगा। जिसने चालू नहीं किया, जिसने कर दिया है वेल एंड गुड, तुम एक ऑलरेडी डिसेंट पोजीशन पे हो। लेकिन मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो भी 0 पोजीशन में, वो भी कवर कर सकता है। अगली चीज तुम्हें ध्यान देने वाली बात है कि बायोमोलिक्यूल अभी नहीं पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल लास्ट में पढ़ने की चीजें होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रटने वाली चीजें हैं कि स्टार्टिंग के मतलब टाइम दे दोगे, याद नहीं रहेगा लास्ट तक। और बायोमोलिक्यूल 2 बात करना होता है। पहली चीज, बायोमोलिक्यूल तुम 1.2 मंथ पहले करोगे नीट एग्जाम से, और 1-2 वीक पहले दोबारा से अच्छे से पढ़ोगे। दूसरी चीज होती है कि लोग रिवाइज करते हैं, रिवाइज नहीं। बायोमोलिक्यूल के अंदर से मैं लिख के देता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन अच्छी खासा वेटेज का है, तुम इसे अच्छे से कवर कर लोगे, मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल। अगली चीज आती है कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर कितने डेज लगे। केमिस्ट्री के अंदर 150 दिन के अंदर कवर कर लोगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यार अप्रैल का पूरा टाइम बचा है। अप्रैल में क्या करना है, किस तरीके से करना, हर चीज के लिए मैं गाइड करूंगा। फिजिक्स के अंदर आते हैं। फिजिक्स के अंदर लोग कहेंगे फिजिक्स किस तरीके से करें, तो भाई देखो मैं कहना चाहता हूं कि रोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, काइनेटिक और वर्क एनर्जीज, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फ्लूइड, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर से नीट एग्जाम में पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर होता है, उसका 60% 70% पेपर यही कंपाइल करते हैं। मात्र यही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं मेन में। इसके बाद अगर तुम इन सारे चैप्टर्स को न्यू ईयर के पहले 2024 के आने के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी। मैं जानता हूं कि न्यू ईयर से पहले नहीं हो पाएगा। चलो 15 जनवरी, चलो 18 जनवरी, चलो 30 जनवरी, अगर तुम 30 जनवरी तक ये सारे चैप्टर कवर कर लेते हो ना, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होगे। तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा फरवरी मार्च में कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। अगर ये आग अंदर से निकल जाए ना कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, हो जाएगा, तो कोई नहीं रोक सकता। पता है मैं अपनी मम्मी पापा को पहले ही कह चुका था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी की टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर टेंशन ले एग्जाम के दिन। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें एक भी चीज की स्ट्रेस हो, क्योंकि यार उन्होंने मुझे यहाँ तक पाल पढ़ा के यहाँ तक भेजा है। यार मैं नहीं चाहता कि लाइफ में एक भी ऐसी चीज हो जो मेरे कारण उन्हें दुख हो। मैंने ये चीज करी, यार तुम भी करो, अपने माँ बापा को खुश करो। यार स्टार्टिंग के जनवरी 30 तक कोशिश करो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अप्रैल से मई तक का टाइम बचेगा। अप्रैल से मई तक के बीच में फुल सेलेक्ट मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। एनसीईआरटी घोल कर पी जाएंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। ये सारी चीजें पीडीएफ है, मैं ऑफिशियल डिग्री जो ओमप्रभु में डाल दे रहा हूँ। और अगेन एक चीज दिमाग के अंदर डाल लो, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा सिलेक्शन होगा होगा, कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लेके रहूंगा, मेरी सीट है, तुम लेके रहोगे, इस चीज की गारंटी है। लेकिन
तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा, ठंडी के मौसम में टेबल में बैठा के बैठना पड़ेगा। बेड में पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला। दिन के 8-10 घंटे सोने से कुछ नहीं होने वाला। 6 से 7 घंटे सो, 7 घंटे से ज़्यादा मत सो, 8 घंटे ज़्यादा मत सो यार। ज़्यादा सोगे कुछ नहीं होगा। 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के अंदर जी जान लगा लोगे, सिलेक्शन होके रहेगा। और यार मैं अभी फ्री हूँ, तुम सारे मेरे को टेलीग्राम चैनल में के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा हर एक डाउट का क्लैरिफिकेशन देने की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बंदा पर्सनली एक बार कोई चीज़ कह देता है ना कि इतना कर लो ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन, दिल से अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। सो मुझे पता है यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड if there is query ask me in the comment section. Thank you.